रेखा नाम की एक औरत अस्पताल में प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी और कुछ ही समय बाद उसने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। दोनों लड़कियां देखने में बड़ी प्यारी थी, लेकिन उन्हें देखकर रेखा की आंखों में आंसू आ गए। तभी डॉक्टर वहां आया। अरे रो क्यों रही हैं? क्या दो खूबसूरत लड़कियों को जन्म दे खुश नहीं? मैं इसलिए परेशान हूँ डॉक्टर कि जब मेरे पति को पता चलेगा कि मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया है तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। उन्हें बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं। 3 महीने में वो दुबई से वापस आ जाएंगे। मुझे डर है कि पता नहीं वो क्या करेंगे, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो क्या इस वजह से आप इन बच्चियों को छोड़ देंगी? मैं इतना घिनौना काम नहीं कर सकती डॉक्टर। अब मैं जीऊं या मरूं, मैं हमेशा इन बच्चियों के साथ ही रहूंगी। मैं इनकी वैसे ही रक्षा करूंगी जैसे पल की आंखों की करती हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपके पति को आने में 3 महीने और लगेंगे, क्यों ना आप अपनी एक बच्ची को बेटे का रूप दे दें? ऐसा करने से शायद वो बच्चों से प्यार करने लगे। कुछ समय बाद आप उन्हें सच्चाई बता सकती हैं और उसके बाद आपके पति के पास बच्चों से प्यार करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। इस बात से सहमत होकर रेखा ने अपने पति को फोन किया और खुशखबरी दी। शेखर इससे आधा ही खुश हुआ। भगवान का शुक्र है कि कम से कम हमें एक बेटा तो दिया, लेकिन दोनों बेटे होते तो अच्छा होता। खैर, मैं कुछ महीनों में वहां पहुंचूंगा, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद कॉल कट गया। तभी से रेखा अपनी एक बच्ची को लड़के जैसा पहनावा पहनाने लगी। 3 महीने बाद शेखर घर आया। पता चलते ही रेखा अपने बच्चों को लेकर शेखर के घर आ गई। शेखर ने तुरंत लड़की को पहले गोद में लिया। अब हमारे घर की विरासत संभालने वाला आ गया है। उस दिन से शेखर सिर्फ बेटे के साथ खेलता रहता था। बेटी में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। रेखा ध्यान रखती थी कि वो बच्चों को शेखर की गैर मौजूदगी में ही नहलाए। सच्चाई सामने न आए, इसका उसने बहुत ख्याल रखा। एक सुबह जब रेखा ने शेखर को घर से निकलते हुए देखा तो वो बच्चों को नहलाने के लिए तैयारी करने लगी। लेकिन शेखर किसी काम से घर लौट आया और उसने देखा कि वो दोनों लड़कियां हैं और चौंक गया। तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखा दिया। अब तुम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तुम और तुम्हारी बच्चियां बाहर निकलो तुरंत। उसने उनको घर के बाहर कर दिया। रेखा रोने लगी। शेखर, हमें छोड़ो मत प्लीज। हम सड़कों पर कहां भटकेंगे? दया करो शेखर, दया करो। शेखर बस खड़ा सुनता रहा। तुम और तुम्हारी ये बच्चियां जाकर किसी कुएं में कूद जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में फिर कभी नहीं आने दूंगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चला गया। रेखा अपनी बच्चियों को लेकर सड़क के किनारे बैठ गई और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। एक मादा जानवर भी कई बच्चों को जन्म देती है और उनकी देखभाल करती है। एक माँ के लिए अपने बच्चों की देखभाल करना कभी मुश्किल नहीं होता। मैं भी अपने बच्चियों की देखभाल संभाल लूंगी। रेखा ने जैसे तैसे खुद को संभाला। उसने एक छोटी सी नौकरी करी और अपनी बच्चियों की देखभाल करने लगी। उधर शेखर ने दूसरी शादी कर ली और खुशी से अपने जीवन में आगे बढ़ गया। रेखा ने दूसरी ऐसी कई बच्चियों को बचाने के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया और उसके लिए पैसा इकट्ठा किया। फिर वो बच्चियों के लिए एक अनाथालय चलाने लगी। उसकी बेटियां हमेशा उसकी मदद करती थी। दूसरी ओर शेखर के बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसकी दूसरी पत्नी रानी कभी मां नहीं बन पाएगी। डॉक्टरों ने तो कह दिया कि हमारा अपना कभी कोई बच्चा नहीं होगा, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले लें। वो मान गया और वे दोनों रेखा के ही अनाथालय में पहुंचे। वहां पहुंचकर, रानी, तुम अंदर जाओ और जो भी बच्चा तुमको पसंद आए उसे चुन लो। ऐसा क्यों? आप भी आइए ना अंदर। नहीं, मैं यही रहूंगा। तुम अंदर जाओ और बच्चे को देख लेना। रानी अंदर चली गई। जब शेखर बाहर इंतजार कर रहा था तो अचानक उसे मिर्गी का दौरा पड़ा। तभी रेखा की एक बेटी आदि ने उसे देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी। अरे रे, इन अंकल को दौरा पड़ा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने मदद के लिए इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर वो दौड़कर कुछ पानी लेकर आई और शेखर के चेहरे पर छींटे मारने लगी। फिर उसने शेखर के दांतों में चाबी रखी तो धीरे धीरे दौरा खत्म हो गया
अंदर रेखा रानी को बच्चे दिखाने में व्यस्त थी। आदि रेखा के पास दौड़ कर गई और मामा, बाहर एक अंकल को ना दौरा पड़ा है, अभी कुछ कम हो गया, लेकिन आप एक बार आकर देखो, शायद हमें उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए, जल्दी करो। फिर वो तीनों बाहर देखने दौड़े कि किसको दौरा आया है। शेखर और रेखा एक दूसरे को देखकर चौंक गए। थोड़ी देर में शेखर सामान्य हुआ। आप यहाँ कैसे शेखर? क्या आप मेरे पति को पहले से जानती हैं? ये कोई और नहीं बल्कि मेरे पति हैं, जिन्होंने मेरी 2 बेटियों के पैदा होते ही मुझे उनके साथ घर से निकाल दिया था और उस दिन के बाद हमारी कभी सुध नहीं ली। रानी चौंक गई। क्या आप सच बोल रही हैं? बिल्कुल, आप चाहे तो इनसे पूछ सकती हैं। शेखर बिना कुछ कहे खामोश खड़ा था। आपने तो मुझे बताया था कि आपकी कभी शादी ही नहीं हुई, इसलिए मैंने आपसे शादी की। आपने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आगे से मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। रानी तुरंत वहां से चली गई। शेखर बुत बना खड़ा रह गया। आपने लड़कियों को जन्म देने के लिए मुझे घर से निकाल दिया था। उन्हीं में से एक लड़की है जिसने आज आपकी जान बचाई है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। ये कहकर वो अपने अनाथालय के अंदर जाने लगी कि शेखर उसके पैरों पर गिर पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दो रेखा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए तुमसे माफी मांगने में भी मुझे शर्म आ रही है। मैं ये सच्चाई नहीं समझ सका था कि लड़का और लड़की दोनों एक बराबर होते हैं। अब मैं तुमको और हमारी बेटियों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। एक पिता होते हुए भी इस बात का सुख मैंने नहीं उठाया और अपनी बेटियों को भी एक पिता का प्यार नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दो रेखा। वो माफी मांगता रहा। रेखा सोचती रही और आखिर वो शेखर के साथ रहने के लिए सहमत हो गई। उस दिन से शेखर अपनी बेटियों और पत्नी की अच्छी देखभाल करने लगा। अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने अनाथालय का विकास किया और वहां के बच्चों का ध्यान भी रखा। जलती हुई अपनी दुकान को देखकर सौम्या फूट फूट कर रोने लगी और अपने पिता से बोली, पापा, हमारी दुकान बुरी तरह चल रही है, कुछ करो ना पापा, मेरी सारी मेहनत खाक में मिले जा रही है। सौम्या रोती रही और शेखर असहाय होकर उसे सांत्वना दे रहा था। श्यामला और स्वाति खुश थी, उनके मन की जो हो गई थी। सौम्या को इस घटना से सदमा लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। शेखर सौम्या को घर ले आया। उसने सौम्या को उसके बिस्तर पर लिटाया और उसके बाजू में बैठ गया। कुछ देर बाद सौम्या को होश आया। ये क्या हो गया पापा? मैंने इतनी मेहनत से जो कुछ भी किया, कुछ ही घंटों में वो सब राख हो गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सच में मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, बहुत ज्यादा। सौम्या को इस तरह हताश देखकर शेखर ने कहा, सौम्या, कभी कभी अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है बेटा। शायद इस बार हमारी बारी थी। जो कुछ भी हुआ उस पर शोक मनाने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो होना था हो चुका। ये सब भूलना मेरे लिए आसान नहीं है पापा। अगर आपका सबसे बड़ा सपना कोई छीन ले तो लगता है हमने अपना जीवन ही खो दिया। मुझे इस दुकान से ऐसा ही प्यार था। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ बेटी। जब मैंने तुम्हारी माँ को खोया था ना, तो मुझे जो दर्द हुआ था वो मैं बयां नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम पिछला ही सोचते रहे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए चिंता करना बंद करो और आगे की सोचो। मुझे यकीन है तुम सोचोगी तो फिर कुछ कर लोगी। यकीन रखो खुद पर, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच जले पर नमक छिड़कने श्यामला कमरे में आई। आप दोनों का शोक मनाना अभी खत्म नहीं हुआ? क्या हुआ श्यामला? क्या तुमको हमसे कोई काम है? काम क्या होगा, मैं तो आप लोगों को खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। सौम्या बहुत परेशान है, मैं कुछ देर में इसे लेकर आता हूँ, हम खा लेंगे। अब रोने धोने का क्या फायदा? घर में मेरे जैसे बड़ों से बिना पूछे काम करोगी तो ऐसा ही होगा। इसे तो कोई डर ही नहीं है और अकेले ही लगी रहती है। इतनी छोटी उम्र से सब कुछ खुद करने के चक्कर में आखिर ये खाई में गिर ही गई ना।
किसने कहा था घर के काम छोड़कर ये सब करने के लिए? तुम तो मेरी सुनती ही नहीं और मेरी परवाह किए बिना मनमानी करती रहती हो। सोचती हो कि ये तो सौतेली माँ है, लेकिन अब भगवान ने तुम्हें इसकी सजा दे दी है। कम से कम अब अपने रंग ढंग बदलो और चुपचाप घर के काम पर लग जाओ। ज्यादा उतावलापन दिखाओगी तो आगे भी ऐसा ही होगा, समझ गई ना? श्यामला ने सौम्या को खूब ताने मारे। ये देखकर शेखर नाराज हो गया। तुम अपनी जबान पर लगाम लगाना सीखो। वो बेचारी पहले से ही इतनी परेशान है और तुम हो कि ताने पे ताने मारी जा रही हो। उसने कोई मनमानी नहीं की, वो मुझे हर बात बता रही थी। मुझे पता है कि अगर ये तुमसे पूछती तो तुम इसे करने नहीं देती, इसलिए मैंने ही इसे कहा था कि तुमको ना बताए। अपना दिमाग लड़ाना बंद करो। ओह, तो ये गलत सलाह आपने दी थी इसे? अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं, तुम जाओ, हम बाद में खुद खा लेंगे लेकर। शेखर श्यामला पर चिल्लाया तो वो बाहर चली गई। सौम्या, उसकी बातों के बारे में ज्यादा मत सोचना। लगता है वो दूसरों को परेशान करने के लिए ही पैदा हुई है। चलो हम दोनों मिलकर खाना खाएं। आप चाहिए पापा, मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं बाद में खा लूंगी, पक्का। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है बेटी, तुम फिर बेहोश हो जाओगी। चिंता मत करिए पापा, आप चाहिए मैं बाद में जरूर खा लूंगी। अभी मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम जल्दी खाना खा लेना और सो जाना। शेखर बाहर चला गया और सौम्या सोच में डूब गई। तीनों के खाना खा लेने के बाद श्यामला ने जानबूझकर बचा हुआ खाना बाहर फेंक दिया। सौम्या के लिए कुछ नहीं बचा। थोड़ी देर बाद सौम्या खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आई और एक के बाद एक बर्तन खोलकर देखने लगी। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। श्यामला बगल के कमरे में सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। क्या मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है? अब मैं क्या खाऊंगी? रात हो गई। तभी शेखर वहां आया और सौम्या, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? वहां खाने के लिए कुछ नहीं है पापा, सारे बर्तन खाली हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तुम्हारे लिए खाना रखा था। रुको, मैं पूछता हूँ। श्यामला, खाना कहाँ रखा है? खाना नहीं है, ये आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने खाना कुत्तों को डाल दिया, समझ गए? क्या तुमको कुछ अकल है या नहीं? घर के लोगों ने खाना नहीं खाया और तुमने कुत्तों को खाना डाल दिया। सौम्या ने कहा था ना कि वो बाद में खा लेगी। तुरंत इसके लिए कुछ जाकर पकाओ। आपके कहते ही मैं तुरंत खाना नहीं बना सकती। अगर इसे इतनी भूख लगी है तो इससे कहो कि बाहर जाकर खा ले। अब दोबारा मैं खाना नहीं बनाऊंगी। शेखर को बहुत गुस्सा आ गया और वो श्यामला को कुछ ना कुछ कहता ही रहा। उनकी बहस सुनकर सौम्या ने अपना बटुआ उठाया और बाहर निकल गई। सड़क पर पहुंचकर वो एक रेस्टोरेंट तलाश करने लगी। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे आसपास खाना कहाँ मिल सकता है? चलते चलते उसे जयद्रा फूड्स नाम का एक बड़ा होटल दिखा। उसने सोचा कि उसके पास पर्याप्त पैसे हैं भी या नहीं, और अपने बटुए में देखा, उसमें 200 रुपए थे। ओह, मेरे पास तो केवल 200 रुपए हैं। इस होटल में खाना महंगा होगा, काफी बड़ा होटल है। एक बार अंदर जाकर देख लूं तो पता चल जाएगा। जब वो होटल की ओर जा रही थी तो उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत भीख मांगती हुई दिखी। सौम्या को उस पर दया आई। वो होटल के अंदर गई और जाकर वहां का मेन्यू कार्ड देखा। उसे दाम ठीक लगे। इस होटल में खाना उतना महंगा नहीं जितना मैंने सोचा था। मेरे पास जो पैसा है उससे 2 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। अपनी उस औरत के लिए खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। सौम्या को जो अच्छा लगा उसने मंगाया और भरपेट खाया। बाकी पैसों से खाना पैक करके वो साथ ले आई। वो खाने का पैकेट उसने बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने उसे खुशी खुशी खा लिया। जब सौम्या घर वापस जाने लगी तो देखा सामने से शेखर उसकी तरफ ही आ रहा था। पापा, आप कहाँ जा रही थी? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था सौम्या, क्योंकि तुमने कुछ नहीं खाया था। मैंने अभी अभी खाना खा लिया पापा।
मैंने पास के एक होटल जैत्रा फूड्स में खाना खाया। वहाँ का खाना स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा। ओह, मैं भी वहाँ जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मुझसे पहले ही वहाँ चली गई। ठीक है, फिर हम अपने घर वापस चलते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या करें। दोनों वापस अपने घर की ओर चल दिए।